नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोगों को सीटेट के अकॉर्डिंग रहने वाला है, जो कि जुलाई 2025 को टारगेट करते हुए आज आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम आप लोगों को ईवीएस के पेडागोजी पर्सन को लेकर के आप लोगों के समक्ष आए हैं। ईवीएस में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ईवीएस क्या है, कितनी चीजें इसमें होती है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सभी चीज कार्य क्षेत्र जितना चीज जो भी सिलेबस है। पहले तो पेडागोजी के सिलेबस को हम लोग जानेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर पेडागोजी के सिलेबस को जानने के बाद हम आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे भी ईवीएस की अवधारणा और उसका कार्य क्षेत्र। हम सभी चीज को देखेंगे, क्या क्या हमको पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन छोड़ना क्या है, इस चीज को हम लोग को देखेंगे कि कम ही पढ़ना है लेकिन सटीक चीज पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में हमारे सिलेबस में पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारा आज पहला क्लास रहने वाला है। अभी तक जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम ईवीएस पूरा पेडागोजी आप लोगों को और मैथ पेडागोजी आप लोगों को पूरा इसी चैनल पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आज का पहला वीडियो रहने वाला है, लगभग 10 से 15 वीडियो के आसपास में आपका ईवीएस पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छे पॉइंट्स हम आप लोगों के लेकर के आएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत आपको फायदेमंद पहुंचाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं हम सीधा सीधे। अब समझ ही चुके हैं कि पहला चैप्टर हमारा कार्य और अवधारणा, ठीक है ना। इसको हम लोग देखेंगे पूरी अच्छा से एनालिसिस करते हुए, एक एक पॉइंट को बारीकी से देखेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस पर कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, हम आप लोग को बताए हुए हैं कि ईवीएस में 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 30 नंबर में से 15 नंबर शैक्षिक मुद्दे से होते हैं, यानी कि पेडागोजी से होता है, और 15 नंबर कंटेंट से होता है। जो कि 15 नंबर का कंटेंट हम आप लोगों को बार बार बता चुके हैं कि वहां पर क्या क्या पढ़ना है। 6 थीम था, इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो क्या होंगे, 6 थीम के आधारित ही वो चीज हमको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए सबसे जो इसमें पहला चीज आता है ईवीएस की अवधारणा और कार्यक्षेत्र। क्या ईवीएस की अवधारणा और कार्यक्षेत्र, हमको इसमें समझना होगा कि बच्चे को जो हम पढ़ाते हैं उसको क्यों पढ़ाते हैं, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर आता है, हम लोग का दूसरा टॉपिक आता है ईवीएस, एकीकृत ईवीएस का महत्व। ईवीएस एक कैसा सब्जेक्ट है, एकीकृत सब्जेक्ट है। इसका क्या इंपोर्टेंस है, बच्चों को क्या फायदा पहुंचाता है, हमें क्या फायदा पहुंचाता है, टीचर को क्या फायदा पहुंचाता है, इस सभी चीज को हम लोग जानेंगे दूसरे टॉपिक में। तीसरा टॉपिक होता है सीखने का सिद्धांत। बच्चा कैसे सीखेगा, खेल विधि से सीखेगा, रचनात्मकता से सीखेगा, कल्पनात्मकता से सीखेगा, या पढ़ के सीखेगा, या रट्टा मार के सीखेगा। तो इस सभी चीज को हम लोग पढ़ेंगे अगले यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में। इसके विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध, यानी कि ईवीएस का मतलब ही है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये दोनों को इंटीग्रेटेड किया गया है। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड किया गया है इन दोनों को। तीसरा है, बाद है कि अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके, जैसे आपने सीखा उसको प्रस्तुत कैसे करना है। ठीक है, आप जो सीख रहे हैं उसको प्रस्तुत कैसे करना है। उसके बाद गतिविधियां, प्रयोग और व्यवहारिक कार्य, प्रयोग और व्यवहारिक कार्य। ठीक है ना, मतलब आप जो बच्चे को सिखाइएगा उसको प्रयोग कैसे करना है, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारना है, ये भी चर्चा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। उसके बाद बहस यानी कि समूह चर्चा, सीसीई, सतत व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद शिक्षण सामग्री और एड्स, जो टीएलएम कहते हैं, है ना, आपको जो शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए जो उपकरण चाहिए उस सभी चीजों की चर्चा। उसके बाद समस्या, जो यानी कि पर्यावरणीय समस्याएं क्या पढ़ाने के लिए समस्याएं क्या क्या आ सकती है। तो ये सभी चीज ईवीएस के टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे एक एक वीडियो में। अगर हो सकता है कोई लंबा टॉपिक हो जाए उसको 2 वीडियो में भी हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। काफी अच्छा इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, हम चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का ईवीएस की अवधारणा और उसका कार्यक्षेत्र। ईवीएस की अवधारणा और उसका कार्यक्षेत्र, मेरे भाई, बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए, ईवीएस की अवधारणा और उसका कार्यक्षेत्र। ठीक है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, मजा आया जाएगा वीडियो देख करके अंत में। ठीक है, देखिए ईवीएस की अवधारणा और कार्यक्षेत्र, ये आपका टॉपिक नंबर पहला है, टॉपिक नंबर फर्स्ट है ये ईवीएस की अवधारणा और उसका कार्यक्षेत्र। ठीक है, चलिए अब इसमें जो भी चीजें हैं, इसका जो भी फैक्ट्स है, जो भी इसका तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ईवीएस की अवधारणा, ईवीएस की अवधारणा, अब उसकी अवधारणा क्या है सो हम लोग समझते हैं पहले। ईवीएस का मतलब ये होता है पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन।
पर्यावरण अध्ययन। ईवीएस का मतलब क्या होता है? पर्यावरण अध्ययन। अब इसकी अवधारणा क्या है, इसका ध्येय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है ना? यानी कि ईवीएस की अवधारणा पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर, किस पर? प्राथमिक स्तर पर, लोअर क्लास में अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि यहां से बच्चा सीखेगा अपने पर्यावरण के बारे में, अपने जो परिवेश के बारे में, ठीक है? क्योंकि यह हमारी प्रकृति के साथ साथ मनुष्य और पर्यावरण के संबंध के बारे में भी जानकारी देता है। तो इसकी अवधारणा क्या है कि बच्चा समझेगा अपने पर्यावरण को लेकर के, है ना? बच्चा समझेगा अपने पर्यावरण को लेकर के, क्योंकि वो जिस परिवेश में रह रहा है वहां के परिवेश को जानेगा किसके तहत? पर्यावरण के तहत। किसके तहत? पर्यावरण के तहत जानेगा। और साथ ही साथ मनुष्य और पर्यावरण के संबंध, हमारा और जो पर्यावरण है, हमारा जो पर्यावरण, इसके बीच में, हम दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, ठीक है? इंटरेक्शन कैसा है, हम लोग कैसे इंटरेक्ट कर पाते हैं पर्यावरण के साथ। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह लोगों में जागरूकता पैदा करता है। कौन? ईवीएस जो होता है वो लोगों में जागरूकता पैदा करता है। जैसे देखिए, जल की कमी, प्रदूषण, है ना, ये हमारी समस्याएं हैं, इसके प्रति जागरूकता पैदा कौन करता है? ईवीएस करता है। कि किस प्रकार हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण किया जाए, यानी कि ये जागरूकता हम लोगों के अंदर पैदा करता है कि पर्यावरण की जो सुरक्षा है, पर्यावरण की सुरक्षा है, उसकी यानी कि संरक्षण और उसको अस्तित्व के लिए ये महत्वपूर्ण है। उसकी सुरक्षा कैसे करें, ठीक है? इसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है? अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब देखिए, अगला पॉइंट आपका है, आप यहां तक ये दोनों पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अगर एक कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे तो काफी हद तक फायदा करेगा अगर आप लोग इसको नोट करते जाएंगे। हालांकि अगर आप नोट नहीं भी करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहां पर इसका हम पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है? अब देखिए, प्रत्येक जीव अपने आसपास ऐसे पदार्थों और शक्तियों से घिरा होता है। अब है ना, जैसे देखिए हमारे आसपास अभी फोन है, कैमरा है, ठीक है, बोर्ड है, अगल बगल में जो भी चीजें, ये हम अभी हमारे चारों तरफ इस चीज से घिरी हुई है, जो उसके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो ये सभी चीज, अभी जो हमारा पर्यावरण है, ये सभी इसी चीज को निर्माण कर रहा है ना? यह पर्यावरण ये है जहां से प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताएं प्राप्त करनी होती है। अब मुझे आवश्यकताएं प्राप्त करने का मतलब क्या? मुझे पानी चाहिए, मुझे हवा चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, कहां से प्राप्त होता है? तो इसी आसपास से ही तो हमें प्राप्त होती है ये सभी चीजें, है ना? पर्यावरण जीवों के अस्तित्व और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती है। मतलब क्या कहा कि जो पर्यावरण है वो जीवों के अस्तित्व, मतलब हमारे आगे आने वाली समस्याएं, आगे आने वाली पीढ़ी के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती है। अभी से अगर जल का संरक्षण नहीं किया जाए, अगर अभी से जल का संरक्षण नहीं किया जाए तो आगे आने वाली पीढ़ियां बड़ा दिक्कत होंगी उनको, ठीक है? इसके लिए हमारे विकास में, हमारे आने वाले विकास में, हमारे आने वाले पीढ़ियों के विकास में काफी मदद करता है। कौन? ईवीएस, ठीक है? ये चीज समझ गए होंगे। अब चलते हैं फिर से अगले टॉपिक पर, अगले पॉइंट पर। जितने भी इस चैप्टर के पॉइंट बनने वाले थे, और ये सभी याद रखिएगा कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए पॉइंट्स हैं, ठीक है? इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर और अच्छा से देखिएगा, पूरे ध्यान से। पर्यावरण का क्षरण मानव अस्तित्व के लिए, पर्यावरण का क्षरण मतलब क्या? नष्ट करना, दुष्ट करना, उसका दुरुपयोग करना एक गंभीर समस्या बन गया है। मिट्टी, पानी और हवा के प्रदूषण से जीवित जीवों को, किसको? जीवित जीवों को नुकसान होता है, और साथ ही मूल्यवान प्रकृति संसाधनों का भी नुकसान होता है। मतलब क्या कहा कि मिट्टी प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो रहा है, हमारा जो अनाज जो हम लोग जहां उगाते हैं वो भी प्रदूषित हो रहा है, और जो अनाज हम लोग खाते हैं तो हमें यानी कि बीमारियों से ग्रसित कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है, ठीक है? और इसका जो जीवित सजीव हैं, इस प्रदूषण का उस पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। कुछ दिन पहले तक हम लोग देखते थे कि हमारे आसपास बहुत सारी पक्षियां होती थी, लेकिन अब दिन पर दिन वो गायब होते जा रही है ना? तो उसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। अब देखिए, पर्यावरण अध्ययन में लोगों को पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शिक्षित करना शामिल है। यानी कि इसमें क्या चीज शामिल है? लोगों को शिक्षित करना किसके बारे में? पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, यानी कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसमें शामिल है। किसमें? पर्यावरण के अध्ययन में। पर्यावरण का अध्ययन क्यों जरूरी है? क्योंकि पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए कौन रखेगा? हमारा ही, आपका तो दायित्व है। इसलिए तो बच्चा को बचपन से ही पढ़ाया जाता है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन
पर्यावरण अध्ययन छात्रों को पर्यावरण में होने वाली विभिन्न पर्यावरण अध्ययन छात्रों को किसको छात्रों को पर्यावरण में होने वाली विभिन्न घटनाओं और परिवर्तनों के बारे में समझने और सक्षम बनाता है। यानी कि ये समझाता और सक्षम बनाता है कौन? ईवीएस की अवधारणा। ईवीएस, ठीक है ना, ईवीएस जो भी घटनाएं घटती है उसमें कौन सक्षम बनाता है? तो ईवीएस सक्षम बनाता है किसको? छात्रों को, यानी कि बच्चों को ईवीएस में सक्षम बनाता है। यह उन्हें किसी विशिष्ट परिस्थितियों में उचित और बुद्धिमानी से कार्य करने में भी सक्षम बनाता है। यानी कि जब बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है ना, चक्रवात आती है, तो इस समय कैसे उसको दूर किया जाए, उस परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए, तो कौन सिखाता है? ईवीएस ही तो सिखाता है। ईवीएस सिखाता है, ठीक है। कौन सिखाता है? ईवीएस सिखाता है। इस सभी समस्याओं को हर एक परिस्थिति में लड़ना यही सिखाता है, ईवीएस सिखाता है, ठीक है। इस प्रकार पर्यावरण की जटिलता को समझने और समस्या समाधान क्षमता पैदा करने तथा विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक सोच के विकास के लिए इस विषय को स्कूल स्तर पर शुरू करना महत्वपूर्ण है। यानी कि इसको स्कूल स्तर से क्यों पढ़ाया जाता है? इसको स्कूल स्तर से क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि समस्या समाधान जो होगा वो कर पाएगा बच्चा, ठीक है, उसकी जटिलता को समझ पाएगा बच्चा, विद्यार्थी में विश्लेषणात्मक सोच विकास को हो पाएगा, ठीक है। इससे स्कूल स्तर पर यह काफी मदद पहुंचाने वाली है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला पॉइंट जो है हमारा, हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट्स पर। अब अगला पॉइंट है कि बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने, उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। यानी कि क्या कहा कि बच्चे जो होते हैं अभी बहुत सोचने और समझने में काफी छोटे होते हैं, है ना, लेकिन सीडीपी कहता है कि हमारा और सोच उसका अंतर नहीं है, बराबर है ना, लेकिन योग्यता उनकी अधिक होती है, जिस कारण से वो अच्छे सोच पाते, अधिक सोच पाते, लेकिन सोच बराबर होता है ना। बच्चे को प्राकृतिक, सामाजिक और संस्कृति वातावरण के बीच जो संबंध है हमारे और समाज के बीच, ठीक है ना, और उस समाज का संबंध पर्यावरण के बीच है, ये पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करता है। आप उसको क्यों पढ़ाइएगा? ईवीएस क्यों पढ़ाइएगा? इसलिए ना कि ताकि पता लगाए। आप क्वेश्चन देखते हैं ना, ईवीएस में जो क्वेश्चन आता है कि कुछ कहा जाता है कि ये चीज तो पुराने कुएं के बारे में पता लगाने के लिए, क्यों? ताकि उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर सके और उसका संरक्षण कर सके, है ना। तो यही चीज क्वेश्चन यही से आता है। अब देखिए दूसरा है अगले पॉइंट कि अवलोकन और चित्रों के आधार पर, क्वेश्चन यहां से पूछा गया ना आपको कि बच्चों को अवलोकन और चित्रों से क्या फायदा मिलता है, तो वहां पर बच्चा अवलोकन करता है। समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से, किसके माध्यम से? अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समाज प्राप्ति के और अग्रसर करना। यानी कि बच्चे को आगे की ओर बढ़ाना, आगे सोच विकसित करना कि बच्चे के मस्तिष्क में यह बताना कि उनको आगे कैसे जाना है, उनको अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करना है, उनको अपने पर्यावरण के संरक्षण कैसे करना है, उनको अपने पर्यावरण का दोहन से कैसे बचाना है। ये सभी चीजें ये अवलोकन करने, चित्रों के आधार पर बताया जाता है। जैसे आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे कि जल बचाओ आंदोलन चलाना है, तो पोस्टर लेकर के सभी बच्चा जाएगा, जल बचाने के लिए नारा लगाएगा, उस पर नारा लिखेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है। तो ये सभी क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, बस हम लोग समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन आता कहां से, क्वेश्चन बनता कहां से है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुका होगा, नोट करते रहिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक्स पर। अगला जो पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट आपका है कि बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति, क्या बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए, संज्ञानात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत करें। आपका जो पहला जो पॉइंट है, पहला जो थीम है वो क्या है? परिवार एवं मित्र। तो बच्चा का जो सोच विकसित करना है वो कहां से करना होगा? परिवार से ही करना है, ठीक है। पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना है। यानी कि पहले कहां से? पहले परिवार से, फिर पूरे संसार से। आपका एक क्वेश्चन मिला था जब पिछले वीडियो में हम आपको डिस्कस कराए थे पेडागोजी में ही, कि बच्चा पहले किसके बारे में समझेगा? पहले अपने देश के बारे में, फिर विदेश के बारे में। तो उसका देश अपना परिवार हुआ ना पहले, ठीक है। इस कारण से यानी कि पहले अपने परिवार से समझेगा और फिर वो संसार को समझेगा। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। अब पर्यावरण के मुद्दे क्या हो गए? प्रदूषण में बहुत सारे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना। उसके बाद
जो क्या कहते हैं भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया, सुखाड़, बाढ़, इस सब के प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा करना पर्यावरण का उद्देश्य है, पर्यावरण की अवधारणा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो पॉइंट हमारा है कि बुनियादी और संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल, जैसे साइकोमोटर स्किल कहते हैं, मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चे को खोजपूर्ण, क्या चीज याद रखिएगा इसको, खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में, किसमें, हाथों की गतिविधियों में शामिल करना, अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान आदि द्वारा। यानी कि ये बुनियादी संज्ञानात्मक और प्रेरणा कौशल को प्राप्त करने के लिए बच्चों को कैसे सिखाएंगे, खोजपूर्ण विधि द्वारा, हाथ की गतियों विधि द्वारा, और अवलोकन द्वारा, वर्गीकरण द्वारा और अनुमान लगाने द्वारा। ये सभी पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ये आपको ईवीएस की जो पेडागोजी होगा उसको हल करने में काफी फायदा पहुंचाएगा, ये काफी मदद करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास करना, ताकि उसमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय के मूल्यों को सम्मान विकसित हो सके। मतलब क्या कहा कि विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जैसे लिंग भेद, कि आज हमारा जो समाज है वो लड़कों को अधिक मान्यता देता है, ठीक है, लेकिन इसको दूर करने के लिए भी एक हमारी समस्या है। लेकिन हालांकि अब ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में हमारी देश की महिलाएं भी काफी बढ़ चढ़ के अभी जो हमारे देश है उसके राष्ट्रपति माननीय महिला ही हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। साथ ही साथ अभी आप लोग एक नाम सुनेंगे सुनीता विलियम्स का, जो काफी 9 महीना अंतरिक्ष में रहने के बाद लैंड की थी। ठीक है, तो अब बड़े बड़े क्षेत्रों में महिलाएं भी आगे बढ़ रही है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये दूर हो रहा है। लेकिन है, समस्या तो है, अभी भी जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर लड़कियों को पढ़ने से रोका जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उत्पीड़न के मुद्दे, बहुत सारी चीजें, उत्पीड़न के मुद्दे मतलब क्या, जो हमारा समाज है वहां पर लड़कियों को नीच भाव से देखना, लड़के को ऊंच भाव से देखना, ठीक है ना। उसके बाद प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार, सबके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है, ठीक है, अनैतिक व्यवहार, इस सभी को मूर्त घटनाओं से संबंधित करना। मतलब क्या, किसी रोल प्ले हो गया, कोई नाटक प्ले हो गया, उसको मूर्त से जोड़ना, है ना, मूर्त मतलब उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाना यह इससे क्षमता का विकास करने में, ताकि उसमें मानवीय अधिकारों और समानता, न्याय मूल्य के लिए सम्मान विकसित हो सके, ताकि बच्चा अभी से सीख सके कि ये सभी चीजें गलत है और उसको उसके अंदर सभी के प्रति समान भाव हो सके। जैसे हम लोग कविता में पढ़ते, बचपन में कविता पढ़ाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, लेकिन बचपन में तो पढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ते 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 वो चीज भूल जाते हैं हम लोग। इसलिए बचपन से ये सब चीज हमको सिखाया जाता है, ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक, अगले पॉइंट्स पर। अगला पॉइंट हमारा है कि उन्हें इसी योग बनाना कि समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधी मुद्दे को हल करने में सक्षम हो सके। यानी कि ये सभी जो समस्याएं हैं, बच्चे को ऐसा हम बना लेंगे कि ये सभी समस्याएं आसानी से हल कर सके। अब देखिए, क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण आवश्यक क्यों है। ये बच्चा से अगर पूछा जाए तो बच्चा क्या सोचेगा, प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। बच्चा को अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे ही ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, कुछ देर के लिए सोचिएगा कि आखिरकार ये है क्या, है ना। फिर सोचिएगा कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण जल होता है, जल को प्रदूषण करते हैं हम लोग, उसमें बहुत सारी चीजें, फैक्ट्रियों का जो सामान होता है, नष्ट वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होती है उसको हम लोग नदियों नालों में बहा देते हैं, तो ये भी चीजें हैं। तो जब आप ये चीज सोच रहे हैं तो बच्चा में भी तो ये कल्पनाशील होगा, कल्पना करेगा बच्चा कि इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, है ना। इन प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। बच्चे को, आपको पता ना कि बच्चा 1 से ही पर्यावरण पढ़ता है, लेकिन हम लोग उसको जानते नहीं कि पर्यावरण बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि पहली और दूसरी कक्षा में, किसमें, पहली और दूसरी कक्षा में बच्चा गणित एवं भाषा के माध्यम से, किसके माध्यम से, गणित एवं भाषा के माध्यम से, किसके माध्यम से, गणित एवं भाषा के माध्यम से बच्चा पर्यावरण पढ़ता है, ठीक है, पहली और दूसरी में। लेकिन जब तीसरी क्लास में जब जाता है तो बच्चा का अपना एक पर्यावरण बुक हो जाता है। एनसीईआरटी में जिज्ञासा नाम से चलता है, और हम लोग बिहार बोर्ड पे हैं तो बिहार बोर्ड में चलता है पर्यावरण और हम नाम से चलता है, ठीक है। हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए, तो ये चीज अगर बच्चे में ये ऐसा विकास होगा तो बच्चा खुद से सक्षम हो पाएगा इस सभी चीज से लड़ने में, इन सभी चीजों से लड़ने में,
ठीक है, लड़ने कहने का मतलब कि उसको रोकथाम करने के लिए, उस समस्याओं को दूर करने के लिए, ठीक है, वो विकसित हो जाएगा। पर्यावरण को किस प्रकार की और हानि ना हो, पर्यावरण को किस प्रकार की और हानि ना हो, मतलब किसी प्रकार की उसको और हानि नहीं पहुंच सके, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। यानी कि उसको रोकथाम के लिए कि जैसे जो चीज हम अभी जल प्रदूषण हो रहा है और जल प्रदूषण अधिक ना हो, उसको रोकने के लिए क्या 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 किया जा सकता है। वायु प्रदूषण हो रहा है, उसको रोकने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। मिट्टी प्रदूषण हो रहा है और ये मिट्टी प्रदूषण ना हो, इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इनमें लगभग 6 सामान्य विषयों को समावेश किया गया है। मतलब कितने? 6 सामान्य विषयों को समावेश किया गया है और 4 उप विषय भी हैं। 6 सामान्य विषय हैं और 4 उप विषय भी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। जो आप लोग थीम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? थीम कहते हैं। थीम को हिंदी में भी याद रखिए और इंग्लिश में भी याद रखिए। इंग्लिश में कहते हैं थीम, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं प्रकरम। क्या कहते हैं? प्रकरम। उप थीम होता है, ठीक है ना, यानी कि उप थीम, उप प्रकरम, उप प्रकरम। ये इंग्लिश और हिंदी नाम में हम लोग फंस जाते हैं। इसी को कहा जाता है विषय, इसी को कहा जाएगा विषय और इसको कहा जाएगा उप विषय। ठीक है, उप विषय, इसको क्या कहा जाएगा? उप विषय कहा जाएगा। इसको याद रखिएगा। अब आपको तो ये अच्छा से पता है कि कितने विषय हैं, 6 विषय हैं। वो पहला क्या है? परिवार एवं मित्र है। उसके 4 उप विषय हैं, रिश्ते, काय और खेल, पौधे और जंतु। ठीक है ना, पौधे और जंतु यानी कि पशु। ये सभी उसके 4 उप क्षेत्र हैं। 4 उप क्षेत्र है, 6 क्षेत्र है, लेकिन पहला कई परिवार एवं मित्र कई 4 उप क्षेत्र हैं। ठीक है, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय, पानी, यात्रा और चीजें हम कैसे बनाते हैं, करते हैं। इसको याद रखने का अच्छा तरीका है कि हम परिवार है, हमारा परिवार है। अब हमारे परिवार को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। जब भोजन कर लेंगे तो हमको क्या चाहिए? जल चाहिए। जल के बाद क्या चाहिए? जब हम लोग खा पी लेंगे तो क्या? आराम करने के लिए घर चाहिए, तो घर भी जा। अब जब सो लिए, थोड़ा सा उठेंगे, टहलेंगे, तो यात्रा करने के लिए जाएंगे। ठीक है, जब हम यात्रा करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी चीजें देखेंगे और हमारे मस्तिष्क में चलेगा कि हम भी ये चीज बना लेते हैं, हम भी ये चीज कर लेते हैं। तो ये 6 थीम थी, आपको याद करने के लिए, याद कर लिए होंगे। आपको इस 6 थीम से एक ना एक आपको ईवीएस में देखने को हर हालत में मिलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, किसी भी रूप में हो आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को यहां से जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के ये उद्देश्य क्या क्या है। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग बच्चा को प्राथमिक स्तर पर क्यों पढ़ाते हैं पर्यावरण। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं। बच्चों को विभिन्न अंकों, ठीक है ना, वर्णमाला, उन बुनियादी चीजों का बुनियादी ज्ञान प्रदान करना जिन्हें हम अपने आसपास प्रतिदिन देखते हैं। मतलब क्या कहा कि बच्चों को विभिन्न अंकों, वर्णमाला, उन बुनियादी चीजों का बुनियादी ज्ञान प्रदान, मतलब बेसिक नॉलेज देना, है ना, बेसिक नॉलेज देना जिन्हें हम अपने आसपास प्रतिदिन देखते हैं। मतलब जो चीज हम अपने आसपास देखते हैं उससे रिलेटेड करके उस बच्चे को सिखाना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर इसका उद्देश्य यह है। अब चलते हम आगे। दूसरा देखिए, कह रहे बच्चों को स्वास्थ्य आदतें विकसित करना, बच्चों को स्वास्थ्य आदतें विकसित कर तथा व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को समझने में सक्षम बनाना। जैसे लोहिया स्वच्छता अभियान चल रहा था, उसके लिए बच्चों को जागरूकता अभियान के लिए प्रभात फेरी कराया जाता है। बहुत सारी गतिविधियां कराई जाती है ताकि बच्चा समझ सके कि प्रदूषण को रोकना है, ठीक है ना, स्वच्छ भारत बनाना है, यदि स्वच्छता को आगे बढ़ाना है, स्वच्छ कैसे रखना है, किसी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने की आदत विकसित करना तथा किसी भी कार्य को सटीकता के साथ करना सीखना होता है। यानी कि ये जो उद्देश्य है किसका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का, इस उद्देश्य में से एक क्या है कि सटीकता के साथ सिखाना बच्चे को, सटीकता के साथ सिखाना बच्चे को। ठीक है, अब है अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अगला पॉइंट है कि उन्हें सरल ग्राफ मानचित्र, फ्लो चार्ट, सांख्यिकीय तालिकाओं को समझाना। यानी कि क्या चीज, उन्हें सरल ग्राफ द्वारा, मानचित्र द्वारा, फ्लो चार्ट द्वारा, सांख्यिकीय तालिकाओं के द्वारा उसको बच्चे को समझाना ताकि बच्चा अच्छा से और अधिक समझ सके। बच्चों में सृजनात्मक
अवलोकनात्मक और आविष्कारशील गुणों का विकास करना, प्रकृति और परिवेश के अध्ययन में बच्चों की रुचि जगाना। ये सभी पॉइंट्स हैं, आप नोट करते जाइएगा। ये सभी पॉइंट्स आपको ईवीएस पेडागोजी में पूछा जाता है। लंबा लंबा जो क्वेश्चन देखते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आता है, उसको कुछ उसकी थोड़ी भाषा और बढ़ा दे दी जाती है और कुछ नहीं होता है। यानी कि बच्चों को सृजनात्मकता, मतलब बच्चे को करके सिखाएंगे, कुछ नया नया चीजें, रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे। अवलोकनात्मक मतलब क्या, बच्चे देखेगा किसी चीज को और उस पर थिंकिंग करेगा, सोच करेगा बच्चा। उसके बाद आविष्कारशील, नया नया चीज कैसे बनाए। जैसे देखते होंगे बच्चा में पत्ता को मोड़ करके डलिया बना देता था, है ना, क्या कहते हैं हम, एरोप्लेन, पेज से पकड़ के एरोप्लेन बना देता था। तो उसी प्रकार के उसमें आविष्कारशील गुणों का विकास करना। ठीक है। अब प्रकृति और परिवेश के अध्ययन में बच्चों को रुचि जगाना। अब प्रकृति और परिवेश मतलब क्या, हमारे जो आसपास है, हमारे जो आसपास चीजें हैं, उनको, उनके प्रति उनको जागरूक करना ताकि वो पढ़ सके, उनको उसके प्रति रुचि जगाना। ठीक है। बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, जिससे संज्ञानात्मक और मनोगतिशील कौशल का, जो मोटरसाइकिल कौशल है, उनका विकास हो सके। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास भी हो सके और मनोगतिशील भी इसका विकास हो सके। कब, जब बच्चा खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल कर होगा तब। व्यवहारिक मतलब क्या, अपने जीवन में उसको उतारेगा तब। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जीवन को पर्यावरण के प्रति चिंता के मूल्य को आत्मसात करना। यानी कि चिंता के मूल्य मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर ये चीज समझ में आ जाए कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर अब चिंता सताने लगे कि अगर पेड़ नहीं रहे तो क्या होगा, अगर बारिश नहीं हो तो क्या होगा, अगर जल खत्म पृथ्वी पर हो जाए तो क्या होगा। ये चीज उनके अंदर समस्याएं, थिंकिंग हो सके। और प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। या जब ये चीज होगा तो उसके अंदर जिज्ञासा जगने लगेगा कि अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा समाज कैसे रहेगा, हम कैसे जिंदा रह पाएंगे, पशु पक्षी कैसे जिंदा रह पाएंगे। जिज्ञासा जगेगा ना। स्कूलों में शिक्षार्थियों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये तो एनसीएफ का इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां से तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके बाहरी दुनिया से जोड़ना, जहां भी मिल जाए तो इसको हम लोग सही मान लेते हैं। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपका उल्टा भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, इसलिए याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए अगला पॉइंट है कि बच्चों को अपने आसपास के परिवेश के बारे में प्रश्न पूछने और उनका अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब बच्चा अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो उसको मना मत कीजिएगा, उसको और प्रश्न पूछने की आजादी दीजिए ताकि बच्चा समझ सके, उसके अंदर समझ विकसित हो सके, उसके अंदर नॉलेज का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है ना। शिक्षार्थियों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। बात वही हुआ कि उनके बाहरी जीवन से जोड़ना, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हमारा जो नियम है, हमारा जो रूल रेगुलेशन है समाज में, ठीक है ना, उस सभी चीजों से जोड़ना। ठीक है। ये आज का था, इतना सारा टॉपिक्स आपको कवर कराए हम ईवीएस का। ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा, अंत तक आप लोग देखे होंगे, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।